रिकॉर्डिंग परमिशन दे दें। दे दिया सर, दे दिया। मैप वर्क है मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट पीक, ये आज का टॉपिक है। और इसमें हमें वही करना है, मतलब कि कौन कौन से मेजर माउंटेन्स हैं, उनकी हाईएस्ट पीक क्या है, मिलान करने को आता है, और कुछ उनके बारे में जनरल बातें अगर कुछ हैं तो वो आता है। तो इसके लिए एक तरफ आप मैप वर्क करेंगे, दूसरी तरफ आप जो है जैसे मैप, हमने कहा था ना कि आप लोग ब्लैंक मैप खरीद लेंगे वर्ल्ड का, और उसमें आप भरें। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप बना लें, और उसमें फिर आप एक तरफ पेज में आप इसको मैप बनाएंगे, और दूसरी तरफ जैसे एक पेज है ये, है ना, तो इधर वाले पेज में आप मैप बना लीजिए, और इधर वाले पेज में आप जो है ऐसे खींच लीजिए कि माउंटेन, ठीक है ना। टाइप चाहे तो टाइप का लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देंगे, उसी उसी बगल में लिख सकते हैं टाइप, माउंटेन्स, कंट्री, है ना, और या लोकेशन लिख लीजिए, लोकेशन, लोकेशन, और इधर रिमार्क्स, रिमार्क्स में वो नहीं, हाईएस्ट पीक। गुड इवनिंग सर। पर्वत, ठीक है, सर्वोच्च बिंदु और अवस्थिति, और विविध, विविध में वे बातें जो अगर प्री में पूछी जाती हैं वही लिखेंगे। बाकी तो बहुत सारा चीज़ें होती हैं, उतना कुछ नहीं लिखना है। जो चीज़ें पेपर में पूछी गई वहाँ से रिलेटेड अगर कुछ हैं तो लिखेंगे, कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और इधर मैप वर्क कर लेंगे, उनको देख भी सकेंगे, और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि उनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सर अभी कितना पढ़ा दिया, उतनी जगह छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे, ठीक है है ना, सर, धन्यवाद। 10 लोग थे कुल, है ना, अभी अभी कोई सर पढ़ाई वैसे नहीं। अब भी बस दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ, सीधा वैसे ही शुरू कर लिया। अरे कोई बहुत बढ़िया बात है, क्या बात, यही तो होते हैं फौजी, है ना, यही बात कर रहा था मैं, तुम्हारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। जी सर। हम्म, हम्म। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो हम लोग अभी बनाएंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर जो पर्वत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आपका तो आ रहा है सर, नहीं है क्या? लाइट चली गई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें
ये है कौन सा महादेश है सर? महाद्वीप है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, है ना। जी सर। और माउंटेन का नाम है सर उद्भव गलित क्या होता है, फोल्डेड क्या होता है, सर इरोजनल क्या होता है, वोल्केनिक क्या होता है, साथ पढ़ाए थे ना। उसमें कुछ बचा नहीं था, अल्पलाइन का सब पढ़ाए थे दोनों। अल्पलाइन तो हाँ हाँ सर, क्या चीज? अल्पलाइन में ही बता दिया था आपने। उसके अंदर हाँ, जो हाँ, अर्सेनियन तो में सब बता दिया बताया। था आपने। हाँ, हाँ तो सारा एथिस बताया गया है, एथिस अभी हिमालय तो का। मैप पर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांस अलास्कन रेंज, ठीक है। हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले, मैकिनले। टाइप इसका है फोल्डेड, वलित। तो कैसे इसका उद्भव हुआ? इधर है आर्कटिक प्लेट, हाँ, और इधर है आपका पैसिफिक प्लेट। ये आर्कटिक प्लेट है, इधर पैसिफिक प्लेट है, उससे मतलब नहीं है क्योंकि टकराव यहाँ पर हो रहा है ना। तो आर्कटिक प्लेट और लंबी है, आर्कटिक प्लेट, और इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कोलिजन से इसका उद्भव हुआ है। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, जो कि ज्वालामुखी वल्केनिक है। क्योंकि आर्कटिक प्लेट कैसी है, ओशनिक प्लेट है, बस वो ठंडी के कारण जमी रहती है, यही उसका एक कारण है, बाकी वो कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, अगला, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका, दूसरी बात, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगला, अगला वाला काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ही तो बता रहा हूं, हमने कब अंग्रेजी बोला। मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जब आर्कटिक प्लेट टकराई, उत्तर अमेरिकी प्लेट से आर्कटिक महासागरीय प्लेट टकराई, तब जो है पारी अलास्कन पर्वतमाला का उद्भव हुआ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, रॉकी। ठीक है, अमेरिकन कार्डिलेरा के नाम से जानी जाती है ये रॉकी। फोल्डेड माउंटेन है, यह भी फोल्डेड माउंटेन है। रॉकीज या रॉकी। इसका उद्भव कैसे हुआ? ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जॉन दे फूका प्लेट, यहाँ पर ये पूरी प्लेट लघु प्लेट है,
प्रशांत महासागर की लघु प्लेट जुआन दे फूका, प्रशांत महासागर की लघु प्लेट जो आकर के टकराई उत्तर अमेरिकी प्लेट से, और इस कारण से राकी, और अभी नीचे और एक पढ़ेंगे, कैस्केड पर्वतमाला है इसी के नीचे, है ना, तो वहां पर इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नॉर्थ कॉर्डिलेरा और साउथ कॉर्डिलेरा में ये डिवाइड है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट, ये मिलान करने के लिए आता है, पेपर दे देता है कि इसको इससे मिलान करो, उसको इससे मिलान करो, ऐसे करके आता है। ठीक है, माउंट अल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी। ठीक है, काफी नीचे तक जो है ये जाता है आपका। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लें, जैसे विविध में जो लिखेंगे, विविध में इधर है अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है ना, और इधर है कनाडा। तो इट क्रिएट जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। क्रिएट द जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन द अलास्का ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनता है। ठीक है, और अगली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट किस तरह से डालता है। मेंस का क्वेश्चन मान लो यहाँ बन जाए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु पर यह किस प्रकार से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ठंडियों में, अच्छा, हाल ही में भारत ने एक हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा, उस डिफेंस के लिए। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जरा बताइए आप लोग, तो हम क्लाइमेटिक इम्पैक्ट बताएंगे। चिनूक। राइट सर, चिनूक। चिनूक और हाँ, चिनूक चिनूक और और चिनूक। अपाचे था सर, अपाचे। अपाचे भी है, अपाचे भी है, चिनूक भी है ना। अब यहाँ चिनूक बहुत गर्म हवा है। ठीक है, इधर से आती है चिनूक, मॉइस्चर लेके आती है, ठंडियों में आती है। ठीक है, इधर फिंगर लेक तक जाती है, जो अंगुली झीलें हैं 5, वहां तक जाती है। सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, है ना, ह्यूरॉन झीलों तक जाती है, इन्हें कहते हैं फिंगर लेक। इसको मिटा देने तब बाद में पढ़ेंगे, झीलें जब पढ़ेंगे। ये इसका झीलें इम्पैक्ट भी क्या तो पड़ता है? बाउंड्री ये बनाती शुरुआत, है सर। हाँ, ये झीलें भी तो बाउंड्री बनाती है है। सर, अमेरिका की और कनाडा के बीच में। ये बाउंड्री पर ही स्थित हैं, बाउंड्री नहीं बनाती हैं। बाउंड्री बनाने का मतलब कि पूरा लाइन से हो, है ना, लेकिन बस वो बाउंड्री पर हैं। हाँ, वही बात है सर। वो बाउंड्री नहीं बनाती हैं, लेकिन वो बाउंड्री पर हैं। इन दोनों शब्दों में अंतर है। तो जब यहाँ से ये हवा चढ़ना शुरू करती है ना, तो इधर तो मॉइस्चर होता है, तो इस साइड में ये स्नोफॉल करवाती है अलास्का में, लेकिन इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। नीचे उतरती है तो हवा बहुत, जब नीचे उतरने लगती है तो गर्म हो जाती है, कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब संघनन नहीं हो पाता है। जब हवा जो पर्वतीय वर्षा जैसे कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ये कहते हैं विंडवर्ड स्लोप, पवनाभिमुख ढाल, है ना, ये पवनाभिमुख ढाल है, ये पवन विमुख ढाल है, ये ली वर्ड जिसे कहते हैं।
विंडवर्ड फ्लो, ठीक है। तो हवा आई, इधर से नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, यहां से चढ़ने लगेगी। तो यहां पर जब चढ़ने लगेगी तो हमने पढ़ा है इन्वायरमेंटल लैब्स रेट में कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट, इट नोन एज द इन्वायरमेंटल लैब्स रेट, पर्यावरणीय ताप अवनमन दर कहलाती है। ये फिक्स है, लेकिन ये केवल ट्रोपोस्फियर में है, आगे आप पढ़ेंगे क्षोभ मंडल में, नीचे वाली परत में। तो अब यहां से जब हवा ऊपर उठी है ना, तो ये क्या करेगी, जो वाटर वेपर हैं ठंडे होंगे, ठंडे होंगे क्या होगा, संघनित हो जाएंगे, और संघनित होकर के यहाँ खूब बारिश हो जाएगी। तो इस स्लोप पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन जब ये नीचे उतरते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, हवा और गर्म हो जाती है। दूसरी चीज, नीचे जाने के कारण इनमें क्या नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। तो इस तरफ तो हरा भरा हो सकता है, लेकिन इधर हो सकता क्या है, होता ही है, लेकिन इस साइड में पूरा सूखा का सूखा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट, पर्वतीय प्रभाव, ठीक है। और इधर बनाता है ये रेन शेडो रीजन, इस कारण से लीवर्ड स्लोप में पर्वतों के द्वारा रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि एक तरह का ओरोग्राफिक इफेक्ट का आधा भाग है ना। इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रभाव, और ये वाला रीजन होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। तो वैसे सेम जब ये चिनूक इधर से उतरती है तो काफी गर्म हो जाती है, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। अक्टूबर नवंबर में चलती है, ये चलने वाली है चिनूक, बहुत तेज सनसनाते हुए चलती है। तो हम लोग जानते हैं कि ये ठंडा रीजन है, और यहाँ जमीन में नीचे उस समय बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो अब ये हवा क्या काम करती है, चिनूक, लोकल विंड भी इससे हमें याद हो जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इससे कनेक्ट होकर के चल रही हैं। बहुत बार पेपर में सब चीजें पूछी गई हैं, ध्यान से समझना है इसको, आगे फिर मिलेंगी ये सब चीजें। ये कौन है, चिनूक। ठीक है, चिनूक। तो अब भाई बड़ी रफ्तार से चिनूक नीचे को उतरी, और इसने क्या किया, गरम गरम है तो बर्फ को पिघला देगी, बर्फ को पिघला देगी, तो इसे इस कारण से कहा जाता है स्नो ईटर। स्नो ईटर मतलब हिम भंजक। हिम भंजक, नीचे की बर्फ को इसने क्या कहते हैं, पिघला दिया, और तापमान को थोड़ा बढ़ा दिया। तो मिट्टी में आ गया मॉइस्चर। गजेंद्र जी भी आ गए, राहुल अभी छुट्टी नहीं पाया होगा। हाँ, तो यहाँ पर हिमभंजक कहलाती है ये चिनूक, है ना। और यहाँ पर हवा के नीचे उतरने के कारण तापमान बढ़ जाने से यहाँ की बर्फ मेल्ट हो गई, पानी मिल गया मिट्टी को, और प्लस टेम्परेचर मिल गया मिट्टी को, तो ये घास उगने के लिए एक बहुत ही उत्तम दशा होती है। अब यहाँ से काफी डीप क्वेश्चन उठे हैं। ये कोलोराडो बेसिन है, ठीक है, नीचे। मीटिंग एंड होने वाली है, इसको धर्मेंद्र जी कुछ करिए भाई इसका। और इससे क्वेश्चन इतना बढ़िया बना था कि जो घास भूमि है 3 पार्ट में है,
वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न। तो घास भूमि में घास की लंबाई पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ घटती है, एक समान रहती है ना, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखने से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? पश्चिम सही से पूरब ऑप्शन की क्या ओर, होगा? पश्चिम से हाँ? पूरब की ओर क्या होती है? बढ़ती है सर। बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। घास भूमि की जो है जो लंबाई है, घास की जो लंबाई है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना डीप डीप क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और घास भूमि का क्या नाम है? प्रेयरी। शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ये घास भूमि भी मिलाने के लिए आती है, और ऐसा इफेक्ट सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा अदर कॉन्टिनेंट्स में। प्रेरी घास भूमि के विकास में अगर हम यहाँ पर मेजर फैक्टर किसको मानेंगे बताइए? सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर कौन है इस घास भूमि के विकास हेतु? चिनूक की हवा सर, हवाएं। वहाँ के चिनूक की बारिश हवाएं। से। जी सर, वहाँ अच्छा, की चिनूक बारिश। की हवाएं। हाँ, चिनूक की हवाएं, ये ऑप्शन में राइट आंसर हो सकता है ना? ऑप्शन में राइट आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर रॉकी नहीं होता तो ये डाउनवर्ड स्लोप पर फ्लो नहीं करती। जब डाउनवर्ड इसका फ्लो नहीं होता तो इसका टेम्परेचर बहुत तेज नहीं होता है ना, और नहीं ज्यादा नहीं होता, और जब तापमान ज्यादा नहीं होता तो ये हिमभंजक कैसे होती है ना। तो ये कई सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि दोनों ही मान लीजिए पर्वत भी है और चिनूक खुद भी है ना। तो इस कारण से यहाँ प्रेरी घास भूमि, जिसे कहते हैं गेहूं की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, नाउ द प्रेरी ग्रास लैंड्स आर हैवीली रिप्लेस्ड बाय द फार्मर्स टू कल्टिवेट द व्हीट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अब इनको घास को यहाँ से हटाया जा रहा है, धीरे धीरे लोग इसको हटा करके, क्योंकि गेहूं के लिए जितना पानी चाहिए, जितना ठंडी चाहिए और जितना तापमान चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस कारण से ये इट्स फेवरेट कल्टीवेशन फॉर द व्हीट क्रॉपिंग। तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? प्रेरी घास भूमि व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की गेहूं की टोकरी है। ये सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर रही है। ये सिंगल लाइन, मतलब एक सिंगल क्रॉप फील्ड जो कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर रही है दुनिया में है। और दुनिया में अमेरिका का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है ना। एक बार इन्होंने हमको गेहूं देने से मना कर दिया था ना, भारत को, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, हरित क्रांति। जब उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि भाई गमलों में फूल नहीं, गेहूं उगाओ। फूल की अभी उतनी आवश्यकता नहीं जितना कि उधर पोषण की आवश्यकता है ना सर। जी सर, ये चिनूक इरोजन भी करती होगी ना? हाँ, इसीलिए ईस्टर्न स्लोप जो है सपाट टाइप का है, दोनों साइड पर इरोजन करती है, ऊपर उधर भी और इधर भी। जिधर से चढ़ेगी लेकिन कम इरोजन करेगी, और जिधर से उतरेगी वहां पर हैवी इरोजन करेगी। तो अच्छा, अब हाँ जी बताइए सर, इसमें मिनरल्स भी ज्यादा होंगे फिर, इसका मतलब इस लैंड में फर्टाइल है, क्योंकि हवा डिपॉजिट करती है फर्टाइल सॉइल, है ना। इसीलिए तो यहाँ पर इसके फूट हिल पर एक पठार भी है ना। इधर कोलोराडो का पठार है
और इधर ग्रेट बेसिन, ऊपर साइड में ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन, फिर नीचे साइड में कोलोराडो का पठार। जब प्लेटू पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। ओके सर। सर ये जब ठीक है। चिनुक हवा चलती है वहां से, तो हम्म। यहाँ पे तो सदाबहार वन पाए जाते होंगे रॉकी पर्वत पे, वेस्टर्न स्लोप पर जिस कारण शंकुधारी सर, तो सदाबहार वन वहाँ पाए पे जाते सर हैं। बारिश अधिक होने के कारण सर गेहूं का उत्पादन कैसे होगा सर ज्यादा? बारिश अधिक नहीं होती, उधर गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है, इधर तो शंकुधारी वन है, यहाँ घास भूमि है। इस साइड में शंकुधारी वन है, अलास्का साइड में, है ना। और यहाँ पर क्या है, घास भूमि है, यहाँ शंकुधारी वन नहीं है। ठीक है। इस पर मैंने एक बहुत डीप प्रोजेक्ट किया था, है ना, क्योंकि मैं उन बच्चों को ही वो करता हूँ, पढ़ाता हूँ जो जियो साइंस, अर्थ साइंस के जो बच्चे हैं उनका अलग पढ़ाता हूँ। उसका मैंने अभी तो मैंने लीव कर दिया है, नहीं पहले पढ़ाता था। अमेरिका के बच्चे थे, उनका प्रोजेक्ट पर मैंने काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। उस पर एक एक जगह का बहुत डीप लोकेशन, उतना डीप यहाँ जाने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। तो उसका मेरे पास इमेज पड़ी होगी, मैं भेजूंगा आप लोगों को। उसमें एक एक लोकेशन में क्या क्या चीज़ है उस पर मैंने पूरा पढ़ाया था जो है। तो यहाँ पर जो है हमने इधर इस साइड में घास पाई जाती, घास, है ना, और उस साइड में शंकुधारी वन। ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी सेपरेट करने वाली बाउंड्री लाइन के तौर पर राखी काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर घास पाई जा रही, तो यहाँ किस किस तरह का बिजनेस होगा। एक तो गेहूं के उत्पादन के लिए अग्रणी हो गई, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। पशुपालन सर। पशुपालन होगा बहुत सर। अच्छा। और कौन, पशु, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में काफी अच्छा होगा ये। दूसरा सर दलहन की खेती भी होता होगा सर फिर? नहीं सर अगर दलहन पशुपालन नहीं। होगा तो फिर दुग्ध उत्पादन भी होगा, मिल्क तो वही दुग्ध डायरी। उत्पादन हो गया। मीट पैकेजिंग का इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग यहाँ पर काफी बूम करता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफी ग्रो करती है, क्योंकि फर्टिलाइजर बनता है पशुओं की हड्डी से, है ना। तो चूरा बना देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, जो जानवर की हड्डी होती है मरने के बाद में। फास्फोरस होता है सर। हाँ, तो उसको जो है क्या कहते हैं, उससे बनाते हैं। और दूसरी चीज, इंडस्ट्री वहां लगी कि जहां पर मार्केट हो, तो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए भी यहाँ पर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर खेती हो रही है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी देखो, कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना। एक कड़ी भी अगर हम पकड़ लिए तो उससे हम कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए सब समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर चमड़ा उद्योग हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, मिल्क जो चीज इंडस्ट्री हो गई, ये सब क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा चलन में है। आइसक्रीम पैदा ही यहीं से हुई है। हम लोग कहाँ आइसक्रीम खाना जानते थे, इन लोगों ने सिखाया आइसक्रीम खाना, है ना। हाँ सर, चीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक नॉर्थ अमेरिका ही है। चीज, हाँ, चीज हो गया, आइसक्रीम बनाते हैं लोग, है ना। इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और सबसे बड़े कंज्यूमर हैं चीज के, और इसके आइसक्रीम के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। और इस कारण से इतनी दिक्कत आ गई थी कि जो आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम का जो खोखा होता है वो इतना ज्यादा पोल्यूशन करने लगा था यहाँ पर कि इनको एक नया स्कीम सोचना पड़ा। कि सोचा कि यार इतना ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं लोग, और इतना ज्यादा उसका खोखे पड़े जा रहे हैं,